हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कुछ ही अंतराल पर स्थित है ठाणे जिला, और हर बार की तरह एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। और खास करके मुंबई कर के साथ साथ ठाणे कर तमाम चीज़ों को लेकर, मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, उनके जहन में सरकार के प्रति किस तरह की सोच है, शासन प्रशासन के प्रति वो क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी नज़र रहती है और हम उन तमाम इलाकों का जायज़ा लेते हैं। इसी तरह आज हम पहुंचे हैं ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर, जहां पिछले 4 दिनों से उत्तर भारतीय जिला पंचायत यहां पर अनशन पर बैठे हुई है। मकसद और मुद्दा यदि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मराठी अस्मिता का सवाल है और प्रतिष्ठा बना के रख ली है उत्तर भारतीय पंचायत ने। और हम उत्तर भारतीय पंचायत के परचम तले यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। विनय दुबे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ पीड़िता हैं। आज का जो मसला है, पिछले महीने में दीवा इलाके में बड़े पैमाने पर डेमोलेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था, जिसमें 200 से अधिक मकानों को जमी दोच कर दिया गया, और उसमें 90 पीड़ित ऐसे हैं जिनके लिए आज उत्तर भारतीय जो पंचायत है वो यहाँ पर अनशन कर रही है। उसकी मांग है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर सरकार प्रशासन उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है, उनके तमाम चीज़ों पर पूरी पारदर्शिता लाई जाए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे मुद्दा क्या है, ये विस्तार रूप से जानने के लिए हम चलते हैं विनय दुबे के पास। विनय जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज के लिए उत्तर भारतीय संघ को आंदोलन करते हमने देखा। मराठी मूल के लोगों के लिए तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर हैं, शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, लेकिन आज उत्तर भारतीय जिला पंचायत यहाँ पर खड़ी है। आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे हम कि पूरा मामला क्या है। सर, एक्चुअली यहाँ थाने के पास में दीवा करके एक एरिया है। दीवा में गुंडागर्दी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वहाँ पे आम इंसान न्याय की तो उम्मीद ही नहीं कर सकता है। अगर ये किसी भी मामले में पुलिस के पास जाती है तो पहले उन्हीं को डांटा जाता है और आरोपी या जो भी है उनको इनोसेंट बताया जाता है कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। पुलिस से पहले से मान के ही डिसाइड कर लेती है। हमने जब ये दीवा में हमने ऑफिस ओपनिंग की अपने संगठन की, उत्तर भारतीय महापंचायत की, तो वहाँ पे लोगों की कंप्लेन इतनी ज़्यादा तादाद में थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि पुलिस निष्क्रिय है। जो एक लास्ट में जो मोटिव आया है कि जो रिज़ल्ट आया है सारे एप्लीकेशंस का, उसमें पुलिस के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पुलिस कंप्लेन लेती ही नहीं है। हमारे पास 2 मुद्दे आए। एक शमशेर यादव जी का है, जिसमें 25 लोगों ने उनके टायर की दुकान में घुस के मारपीट की, उसके बाद उनके गले से पैसे निकाले, चैन निकाले। जब ये बंदा पुलिस स्टेशन जाता है पुलिस कंप्लेन लिखाने के लिए, तो पहले पूछा जाता है कि नाम बता। नाम होने के बाद बोलते हैं अच्छा भैया है तू, तो इसका लो कंप्लेन लो। कंप्लेन भी एकदम नॉर्मल, सिर्फ धक्का मुक्की की गई। 2 आदमी थे इस लेवल से, वो चिल्लाते रह गया कि नहीं सर, मेरी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आप लीजिए। उसके बाद जब स्टेटमेंट नहीं ली गई तो हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने से परमवीर सिंह जी से मुलाकात की। उन्होंने लिखित आदेश दिया कि आप एज इट इज़ जो कह रहा है एप्लीकेंट, उसके हिसाब से आप कंप्लेंट दर्ज करो। उसके बावजूद वहाँ पे जो सीनियर पीआई हैं तायडे साहब, उन्होंने कोई इसमें सक्रियता नहीं दिखाई। चलिए, हम आम नागरिक हैं, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश का तो पालन होना चाहिए। बिल्कुल, एक पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मुखिया होता है किसी भी थाने का। और ऐसे में जिस तरीके से उत्तर भारतीय महापंचायत के परचम तले यहाँ पर अनशन किया जा रहा है, उसमें जिन जिन मुद्दों को समाविष्ट किया गया है, उसमें एक मुद्दा ये भी है कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर तायडे साहब का ये नाम ले रहे हैं कि निष्क्रियता जो उनकी देखी जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सवाल आपसे है, चूंकि गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है और तमाम जिम्मेदारियां आपके ही कंधे पर है, और साथ ही साथ ठाणे पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब, आपसे इन लोगों ने मुलाकात करी है और आपने इनके उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किया है। बावजूद इसके नतीजा है ढाक के 3 पात। तो इन तमाम चीज़ों पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं से सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वैसे इनकी जो मांगों की जो लिस्ट है वो एक लंबी फहरिस्त है,
और इसमें इन्होंने ये भी मांग की है, चूंकि दीवा एक अब बहुत बड़ा इलाका माना जाता है, वहां पर कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है और ऐसे में जो कानून व्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है। असामाजिक तत्व जो हैं वो लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए वो उस तरीके से दर्ज नहीं की जाती जिस तरीके से उसे दर्ज होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। हम आपके पास विनय जी दोबारा आएंगे, हम चलेंगे पीड़िता के पास जिसके मकान तोड़े गए हैं और उनका ये कहना है कि जब हमारे मकान को उद्ध्वस्त किया गया तो उसे जमींदोज करने के पहले किसी प्रकार की कोई भी कानूनी नोटिस हमें नहीं दी गई थी और ऐसे में हमें मौका तक नहीं दिया गया अपने घर से सामान निकाल लेने के लिए अपने परिवार के साथ। ऐसे हालात में जिन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? मैं सुजाता म्हात्रे। आप कितने दिनों से रहते हो दीवा में? 5-6 साल से रह रहे। 5-6 साल से रहते हो, तो आपके मकान को क्यों तोड़ा गया? पता नहीं क्यों तोड़े। हम लोग को बोले कि आपके पक्के रूम है, 10 साल के बाद तो इधर बिल्डिंग हो जाएगी, तुम ले अच्छे रूम है। हम लोग ले लिए। हम लोग को ये 7/12 का उतारा बताया, फिर पेपर किया तो हम लोग ठीक है बोले, पे रूम ले लिया। घर लिया था तो ये 7/12 का उतारा आपको दिखाया था? ये 7/12 का उतारा है। ये न वक्तव्य, न आरोप, न संवाद, ये तमाम आरोप लगाया है इस पीड़िता ने जिसके मकानों को जमींदोज किया गया है। ऐसे 200 से अधिक मकान है जिसे गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। आशियाना एक सपनों का जिसमें अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है हर व्यक्ति, लेकिन अगर उसे तोड़ दिया जाए, सर से छत यदि हटा लिया जाए तो ऐसे में उस परिवार पर क्या गुजरेगी ये तो उसका दिल ही जानता है। चूंकि एक कहावत है, जिसका छिलता है उसी का चुनमुनाता है। मैडम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 5 लोग रहते हैं। जब आपके मकान को तोड़ा गया तो खाली आपके मकान को तोड़ा गया या लाइन से और तमाम घर थे? लाइन से 90 रूम। हम लोग पहले 90 रूम तोड़े, 107 रूम शायद। बाद में 2 साल के बाद ये हम लोग के 90 रूम तोड़े। हम लोग को बोले अभी नहीं तुम लोग के रूम तोड़े। हम लोग के बिल्डर बोला अभी नहीं तोड़ेंगे तुम लोग, ये पक्का हो गया अपने, इतने जे तो आए उतने तोड़ दिए, हो गया। कौन से बिल्डर ने बोला? हम लोग का डैनी और दिनेश बिल्डर है। आपके यहाँ पे क्या कोई योजना आई है क्या? झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, SRA स्कीम है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर ये जो बिल्डर आपको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, विनय साहब ये थोड़ा सा समझाइए आप कि ज़मीन प्राइवेट है। सर एक्चुअली जो लैंड है वो प्राइवेट है। उसमें ऐसा हुआ है कि गांव वालों के, मतलब जो लोकल गांव वाले हैं उनकी ज़मीन है। उन्होंने 5-6 बिल्डरों को इसको डेवलप करने के लिए दिया कि आप इस पे चौल बना के बेच के हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। उन्होंने चौल बनाया, चौल बना के 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख के रेट से इनको बेचा गया। और ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तोड़क कार्रवाई महानगर पालिका ने किस बेसिस पे किया, क्योंकि जब हमने जानकारी निकाली RTI और बाकी माध्यमों से तो वो ज़मीन ना किसी रिजर्व में था, ना कोई यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड या ना ही कुछ ऐसी कोई उसमें प्लॉट का डायरेक्शन था। और उसके बाद भी तोड़क कार्रवाई होती है। और इसमें मुझे आज तक कभी इतिहास मैंने भी निकाल के देखा है कि कभी भी इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पे महानगर पालिका किस हिसाब से तोड़क कार्रवाई करती है समझ के परे है। आप थोड़ा सा मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिए विनय भाई कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना नोटिस दिए BMC ने इनके मकानों को तोड़ दिया। ये बता रहे हैं कि किसी बिल्डर को इन्होंने वहाँ आमंत्रित किया था डेवलपमेंट करने के लिए। आप भी बता रहे हो इस चीज़ को, लेकिन ये डेवलपमेंट किस चीज़ का? ये रीडेवलपमेंट है? ये कोई सरकारी योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है? ये है क्या? दीवा में ऐसे कोई प्लान नहीं है सर। पहली चीज़, पूरा का पूरा मैक्सिमम दीवा जो है अनधिकृत है हम सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन अगर ये 7/12 जो आपके हाथ में है, इसमें कुछ अलग स्टोरी निकल के आ रही है। ये जो रीडेवलपमेंट की बात है वो बिल्डर खुद ही उस चौल को तोड़ के उसमें बिल्डिंग बनाना चाह रहा था। जब इन्होंने मना किया कि नहीं हमें नहीं रहना, उसके बाद अचानक महानगर पालिका सक्रिय हो जाती है। RTI के तहत आपने जो जानकारी निकालने की कोशिश की, इसमें बिल्डर ने किसी IOD, CC तमाम चीज़ों के लिए कोई खाका पेश किया है डेवलपमेंट का? देखिए ज़मीन जो आई है सर, वो जो हमारी जानकारी में आई है वो खेती के लिए दिया गया है सरकार की तरफ से उन ज़मीन होल्डरों को जिनका 7/12 आपके हाथ में है। इन्होंने उसका मिसयूज़ करते हुए उस पर चावल और बिल्डिंगें बनाई हैं। यानी ये एग्रीकल्चर ज़मीन है। ये इनकी फॉल्ट है जिन्होंने इस पर घर बना के चीटिंग करने के उद्देश्य से लोगों को 3 लाख 8 लाख में बेचा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है कि तोड़क कार्रवाई होती है 28 फरवरी 2017 को और उनको नोटिस दिया जाता है 1 मार्च को। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, इसमें 1 मार्च की नोटिस है, जबकि तोड़क कार्रवाई 28 को हो चुकी है, मतलब एक दिन पहले ही।
तो जब खाना पूर्ति की गई है, हमने जब मनपा में बात किया जाके थाने महानगर पालिका में कि आपने किस तहत में इसको कार्रवाई की है, ऐसा क्या बेस था उसको, तो उन्होंने हमें कोई जवाब देना मुनाफिज नहीं समझा। हमने पत्राचार किया, उनको साथ लेटर भेजे कि सर आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए कि प्रॉपर्टी पे आपने किस अधिनियम के किस नियम के तहत कार्रवाई की। वो बोले ये अनधिकृत ज़मीन पे बांधकाम किया गया है, लेकिन जब हमने उनके सामने 7/12 पेपर रखे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये 7/12 का पेपर है और ये नोटिस है। ये दोनों चीजें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं और हम आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाने का प्रयास करते हैं, जो कि थाने महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 63, 64 व 65, यहाँ पर परियार खोली क्रमांक 2 शिव प्रेरणा चाल दिवा ओमकार नगर यानी आपणास या नोटिसेद्वारे कळविण्यात येते की हायकोर्ट ऑफ जुडी at Bombay Civil Appellate Jurisdiction Writ Petition number 2783/2014 with a public interest litigation number 189/14 प्रकरणी मुंब्रा प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रातील दिवा आगासन येथील सर्वे क्रमांक 113 हिस्सा नंबर 1 व सर्वे नंबर 112 हिस्सा नंबर 2 या जागेवरील बांधकामाच्या तपासणी कामी दिनांक 7 जानेवारी 2017 रोजी कोर्ट रिसिव्हर हायकोर्ट यांनी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली आणि पाहणी वेळेस कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयीन अधीक्षक विधि अधिकारी सहायक आयुक्त फॉरेस्टर मैंग्रोव फॉरेस्टर प्रांत तहसीलदार तलाटी यानी तमाम लोगों को इसमें उल्लेखित किया गया है कि ये जो ज़मीन है इस ज़मीन पर कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं चलेगा, ऐसा इनके बातों से उल्लेख होता है। लेकिन थोड़ी सी बात समझ से परे है। मकानों को तोड़ा जा रहा है तो इनके मकानों को तोड़ने से पहले इन्हें नोटिस क्यों नहीं दी गई, और जब इनके मकान को उद्ध्वस्त कर दिया गया तब उन्हें ये नोटिस दिखाई जाती है। और जब उत्तर भारतीय जिला पंचायत जिलाधिकारी महोदय को ये 7/12 दिखाते हैं तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रह जाता। आखिर इस पूरे बंदरबाट को आखिर समझा क्या जाए? क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम है या कुछ और? बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसे में उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी हमारा सवाल होगा, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, किसी की खिलाफत करना, किसी को डोमिनेट करना, ये हमारा मकसद नहीं। हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं कैमरे के सामने और एक एक करके उन तमाम लोगों की हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। आपका नाम? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह साहब, क्या होना चाहिए? इस चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। सर, मैं पिछले 5-6 साल से दीवा में रह रहा हूँ। अभी दीवा छोड़ के जाने के पूरे विचार में हूँ। मैंने डोमेवली में जाना है। मैं भी एक संस्था चलाता हूँ। सर, दीवा का पूरे तरह से माहौल ऐसा है कि वहाँ पे कोई कानून प्रशासन का कुछ भी राज नहीं है। वहाँ पे एक भाजी फेरी वाले से लेकर के सबको हफ्ता देना पड़ता है। उसमें गांव वाले, सारे गांव वाले नहीं, कुछ गांव वाले जो गुंडे किस्म के लोग हैं उनका पूरी तरह से बोलबाला है, जिसमें पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है। रेडी पेटी वाले से लेकर के भाजी वाले, आप दीवा में कोई भी धंधा नहीं कर सकता जब तक इन गुंडों को आप गुंडा टैक्स नहीं। जितेंद्र जी, आपसे एक बात और कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन की एक घटना है, इतना बुरा हाल है, पुलिस सुनती नहीं है। गुप्ता फैमिली है आगासन गांव के आगे रेलवे फाटक के उधर, वो बेचारी काम पर से आ रही थी, उसको कुछ गुंडों ने छेड़ा। वो लड़की ने जब बदले में उसको थप्पड़ मारा, लड़के को 20-25 लड़के लोग उसके घर में घुस के लड़की को मारा। उसका दांत टूट गया पूरी तरह से, उसको फ्रैक्चर कर दिया, कपड़े उसके फाड़ दिए, उनकी फैमिली को पूरे मारे, उनके माँ को, बाप को, भाई को, सबको मारे। और वो पुलिस स्टेशन में उनकी फैमिली गई पूरी उसी हालत में, पुलिस ने वो तक रिपोर्ट नहीं ली। तो हमारे दीवा, आज की डेट में दीवा शहर का कम से कम 7 लाख की आबादी पब्लिक है, जिसमें उत्तर भारतीय नहीं, मराठी भी, बाहर के मराठी, बंगाली, हर प्रांत के लमसम लोग हैं, बाहर के सारे लोग हैं वहाँ पे। वैसे ये मसला काफ़ी गंभीर है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब बाद लौटेंगे तो इस मसले पर और भी करेंगे चर्चा, चूंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना है।
यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमें ठाणे के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर यहां पर उत्तर भारतीय महापंचायत के परचम तले अनशन किया जा रहा है। मुद्दा है कि दीवा में बिना नोटिस दिए 200 से अधिक मकानों को जमींदोज किया गया है, जिसमें से 90 जो लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि अब वे भूखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं और उन मराठी परिवारों के लिए उत्तर भारतीय महापंचायत ने कमर कसी हुई है। और जाने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन न्याय हासिल करके रहेंगे। हमारे साथ जो पीड़िता है मंदा जी, हम उनके पास एक बार फिर जाएंगे। सुजाता म्हात्रे मैडम, आपका जब मकान तोड़ा गया तो आप कहाँ कहाँ गए न्याय के लिए? हम लोग तो पहले गए, हम लोग के इधर एक कार्यक्रम था तो शैलेश पाटिल आए थे। हम लोग ने उससे पूछा हम लोग के रूम टूटे हैं, अभी क्या करेंगे? उन लोग बोले कि एन लीगल जगह पे तुम लोग को लेना कौन बोला? तो हम लोग बोला अभी लेके तो फंस गए, क्या करेंगे? तो बोले तुम लोग की बिल्डर की कॉलर पकड़ो। हम बोला ऐसे कैसे पकड़ेंगे, हम तो रूम लेके फंस गए। तो बोले नहीं तुम लोग कुछ भी करो, अभी इधर से तुम लोग को हटना ही हटना है। तो हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत पेपर जमा किए, नोटिस बनाए, इधर उधर भेजे, तो कोई ने हम लोग को साथ दिया। फिर रूम हम लोग के तोड़ दिए। फिर हम लोग जाके आपने रूम कभी खरीदा था? 5 साल पहले खरीदे था। 5 साल पहले जब आप वहाँ रूम खरीदने आए थे तब आपसे क्या कहा गया था और किससे आपने ये रूम खरीदा था? मैं तो दिनेश पाटिल से रूम खरीदा था। उन लोग बोले कि देखो आप ये जगह बहुत अच्छी है, हम लोग की खुद की जगह है, आप ले लो, आप लोग को सस्ते में रूम मिल रहा है। तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग को ये उतारा बता दिया, बोले उतारा ले देखो ये हम लोग की खुद की ज़मीन है, मेरे को तो पढ़ने नहीं आता है, अभी मैं मच्छी बीच के ये रूम ले लिया है। तो ऐसा हो गया कि अभी आपका परिवार कहाँ रहता है? अभी मेरा परिवार तो उन लोग में नहीं रूम दिया हम लोग को भाड़े से, लेकिन वो भी बोलते हैं ना अभी भाड़ा मांगने आए, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनकी आंखों में जो छलकते आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं इनकी बदहाली की वो दास्तां। कहा भी न जाए और रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। अपना दुख लेकर जाएं तो जाए कहाँ? चूंकि इनके हाथों में 7/12 का ये उतारा है जो इस बात का तस्दीक है कि जिस ज़मीन पर ये रहते हैं कि उस ज़मीन निजी है, और जिस व्यक्ति से इन्होंने मकान खरीदा था उस व्यक्ति ने इन्हें कहा था कि हमारे पास 7/12 का उतारा है, तो ये अवैध कैसे हो सकता है? लेकिन अब इनके मकान को धराशायी कर दिया गया है और देखते ही देखते ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। चूँकि अब ये मामला जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर इस गेट तक जा पहुँचा है। हमारे साथ और भी मैडम, आपका नाम? अश्विनी केंद्रे। अश्विनी मैडम, एक बात बताइए, एक बात समझ में नहीं आई। 5 साल पहले लोगों ने मकान खरीदा, आज उसे तोड़ दिया गया। जब रूम मकान खरीदा गया तो उस समय 7/12 का ये उतारा भी दिखाया गया। ये तमाम चीज़ें आपने पुलिस को या प्रशासन को या आपके नगर सेवक को किसी को भी बताई?
हमने सब जगह पे ये सब जो भी प्रशासन है और जो पुलिस है वो बिल्कुल अपना काम सही ढंग से कर नहीं रही है, तब जाके हम उपोषण पर बैठे क्योंकि हमें न्याय मिले। अगर प्रशासन सही होती, पुलिस कार्रवाई सही होती तो हम लोग यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होती। जब यही परमिशन लोग दे रहे हैं, जिला अधिकारी जो भी है, महानगर पालिका ये परमिशन देते, तब जाके इन लोग बिल्डर लोग काम करते हैं और वो हमको फंसाते। मतलब ये सब मिली भगत है। अगर यही वैसे सुनियोजित साजिश कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूंकि मुंबई से सटे इस ठाणे का ये दशा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हें जिस तरीके से हाथों में चांद दिखाने का काम किया गया और उसके बाद मकानों को तोड़ दिया गया। अब ना वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें मकान बेचे थे और ना ये अपनी शिकायत लेकर कहीं जा सकते हैं। हमारे साथ महापंचायत एनजीओ, इस एनजीओ के परचम तले अमोल साहब, आप लोगों ने ये लड़ाई तो छेड़ दी है, क्या लगता है इस लड़ाई को कोई रिस्पांस मिल रहा है? अभी तक तो कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, मगर हम रिस्पांस मिले या ना मिले हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। ये लड़ाई इसलिए है कि ये कोई आम आदमी की लड़ाई है, कोई ये मराठी की और भैया लोग की किसकी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि हमारे महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय दुबे सर हमारा जी जान से बहुत साथ दे रहे। वो नहीं ये सोच रहे कि ये मराठी लोग है, ये क्या है। आज तक दीवा में कोई मराठी इंसान इनके लिए सपोर्ट के लिए नहीं आया। चौथा दिन है आपके अनशन का, 5वां दिन। 5 दिनों में सरकारी महकमे के अधिकारी की बात करें या किसी जनप्रतिनिधि की बात करें, ऐसा कोई भी शख्स या ऐसी कोई भी शख्सियत आप तक आई? नहीं, आज तक तो कोई आया नहीं और ना आएगा। क्यों आएंगे ये? क्योंकि दरअसल ये सब मिली भगत है इन लोगों की। अगर आप ये इतनी सिंपल सी बात है, 6 साल पहले रूम बन जाता है, ठीक है, 6 साल से रूम वहाँ पे है और आज आके रूम तोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? जब रूम बांधा था तब महानगर पालिका को मालूम नहीं था? 6 साल टैक्स लिया, लाइट बिल लिया, पानी पट्टी लिया, शास्त्री कर भी लिया इन्होंने, तब से सोए थे, तब से अनलीगली बांधकाम इनको दिखाई नहीं दिया। जब 6 साल का बात आता है, एक्चुअली इन लोगों का कैसा, बिल्डर लोग का और महानगर पालिका और यहाँ के जो राजकीय नेता इन लोग का, पहले तो ये लोग सब आपस में मिलीभगत करते, पैसे के लेन देन कर लेते, साठगांठ, हाँ साठगांठ इन लोग की आपस में कर लेते, बोलते ठीक है ये इस जगह पे तुम अपना बिल्डिंग खड़ा करो, रूम बांध लो, फिर अपने ऐसे गरीब लोग आते हैं वहाँ पे रूम ले लेंगे। फिर क्या 5-6 साल बाद नहीं महानगर पालिका नोटिस है, न्यायालय का नोटिस है, ये जगह अनलीगल है, इनको तोड़ दो। ऐसा करते फिर आके तोड़ देते। ये तोड़ने के बावजूद इनका कुछ नहीं जाने वाला है, ये तो फुल मर्सिडीज गाड़ी लेके घूमते ही फुल एसी में। क्यों? जो पैसे जा रहा है आम जनता का जा रहा है, आम जनता से इनसे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी वैसे एक गरीब व्यक्ति जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए कड़े संघर्ष और अथक प्रयास करता है, अपने परिवार की आजीविका किस तरीके से चलाया जाए, उनका उदर निर्वाह कैसे किया जाए, हमेशा उसकी सोच वहीं लगी रहती है। लेकिन इसी शहर में एक तबका ऐसा भी है जो सुनियोजित साजिश के तहत एक उस क्राइम को अंजाम देता है जिसकी भनक तक लोगों को नहीं होती। और एक गरीब व्यक्ति का तो एक ही सपना होता है कि अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार के लिए वो किसी तरह एक आशियाना बनाए, और एक आशियाने की चाह हर वो व्यक्ति रखता है जिसके पास परिवार होता है। लेकिन जब आशियाना टूट जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, कारण कोई भी हो, हवाला कोई किसी भी मामले का दिया जाए, लेकिन जब उसका मकान टूटता है तो उसका दिल रोता है, अंतरात्मा रोती है। इनसे भी यही कहा गया था कि आप यहाँ मकान ले सकते हो, इन्होंने लिया भी। लेकिन बोल मुंबई बोल के जरिए इस माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहाँ पर रहने वाली जनता आहत है, कोस रही है सरकार की आर्थिक नीतियों को कि आपकी आंख बाद में क्यों खुलती है, समय से क्यों नहीं खुलती। यदि समय से आंख खुल जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव प्रकाश त्रिपाठी है और मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस उत्तर भारतीय महापंचायत पे। और हम लोगों ने जहाँ तक देखा जाए तो हम लोगों ने दीवा का कई बार दौरा किया है। वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है ना, दबंगई है ना, कि वहाँ पे देखा जाए तो मतलब ना कोई भाजी वाला, ना कोई जो बाहर से मतलब व्यवसाय करते हैं ना, तो मतलब वो गांव वालों के डर से ना, उनको अगर कोई भी धंधा करना है तो सबसे पहले है तो वहाँ पे उनको हफ्ता दिया जाए। अगर हफ्ता नहीं देते हैं तो मार, गाली गलौज। और पुलिस प्रशासन की वहाँ पे ऐसी प्रक्रिया है ना कि अगर कोई भी अगर आम व्यक्ति वहाँ पे जाता है ना तो उनके डर से ना
पुलिस वाले हैं तो वहाँ तो सबसे पहले कंप्लेन लेते ही नहीं है। उसके बाद में जो भी है, अभी ताड़े साहब के पास में कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। ऊपर से पुलिस प्रशासन भी, और जहाँ तक देखा जाए तो हम लोग का अभी दीवा प्रकरण में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे चाल टूटा हुआ 90 घरों पे, वहाँ पे शाम 5 बजे को ऐसा मतलब इन्होंने जो मतलब घर तोड़े हुए हैं ना, किसी के घर में मतलब बच्चे लोग का पेपर चालू था, किसी के घर में कोई खाना बना रहा था, कोई तो अपने जॉब पे गया हुआ था, तो किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जब जिसके मन में आया है घर से हाथ से बाहर से निकाल के खींच के लेडीज़ को और बच्चे लोग को निकाल के फेंक दिया गया। यहाँ तक कि उनके मतलब कोई घर में बच्चा खाना खा रहा था, कोई घर में पढ़ाई कर रहा था, मतलब किसी को अपना घर का सामान भी एक नहीं निकालने दिए हैं और घर से हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिए हैं और उन लोगों का घर तोड़ दिया गया है। हम लोगों ने ठीक उसके दूसरे दिन जाके वहाँ पे देखा है वहाँ का मंजर, तो हम लोग खुद वहाँ देख के खुद हम लोग इतना वो हो गए थे, परेशान हो गए थे कि हम लोग क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अप्रैल महीने का ये अंतिम चरण है और लगभग सभी स्कूली और कॉलेज की जो एनुअल एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में यदि किसी का मकान तोड़ा जाए तो उसके परिवार का जो सदस्य परीक्षा देने गया हुआ है या परीक्षा देने जाने वाला है, उस पर क्या बीतेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान एक यही इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, और जब इसी पर कोई कुठाराघात कर दे तो इसे आप क्या समझेंगे। हमारे साथ और आपका नाम? विनय मिश्रा। मिश्रा जी, आप जरा थोड़ा सा एक चीज़ बता दीजिए। हम जहाँ भी जाते हैं लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि पुलिस आई, बीएमसी आई, तोड़कर चली गई, समय रहते क्यों नहीं तोड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा इलीगल है, इसे बीएमसी ने डेमोलिशन कर दिया। एक दूसरा तबका है वो कहता है कि डेमोलिशन अगर करना था तो उस समय डेमोलिशन क्यों नहीं किया जब अवैध निर्माण कार्य की तामीर लिखी जा रही थी। इस कहानी को देख के भी लगभग ऐसा ही लग रहा है। पहले पैसा लगाया गया, निर्माण कार्य किया गया, फिर लोगों से पैसे लिए गए, लोग वहाँ पहुँचे, 5 साल तक लोग उस घर में रहे, घर पट्टी भी सरकारी महकमे में गया, उसकी तिजोरी में पैसा गया सरकार की, इसके बावजूद डेमोलिशन। क्या कहेंगे आप, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है? यह क्राइम को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। आज हम अगर क्राइम करते हैं, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? पुलिस प्रशासन बता देवे हमें या सरकार बता देवे, हम क्यों नहीं करें? अगर हमारे घर तोड़ दिए जाते हैं, सब कुछ करने के बाद हमारी गलती क्या है? हमने पैसा पसीना बहा के पैसा कमाया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख में हमने रूम लिया, वो कितने मेहनत से कमाया होगा हम लोग, वो हम लोग को मालूम। मैडम आपका नाम? जी मैं कनक पांडे। मैडम एक बात बताइए, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा। मान लेते हैं डेमोलिशन हुआ जो सही है, उस समय ये डेमोलिशन क्यों नहीं हुआ जब जिस समय ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था? जिस समय अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, आपको भी पता है और सभी को पता है कि प्रशासन की पूरी तरह से मनमानी है। प्रशासन के मिलीभगत से ये संभव हो पाता है। जितने भी अवैध निर्माण है, प्रशासन चाहे तो जगह पर इसको ख़त्म कर दे, लेकिन प्रशासन नहीं चाहती है। प्रशासन का भी मुद्दा बन चुका है कि गरीबों को परेशान करना, हैरान करना, और पॉलिटिकल पार्टियों का भी। इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टी से के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर भारतीय महापंचायत नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, NGO है, वो अच्छा मुद्दा उठाई है। हम लोग सब लोग साथ में खड़े हुए हैं और इस लड़ाई में हम सभी साथ में रहेंगे। ज़्यादातर महिलाएं ये लड़ाई को अब अंजाम तक पहुंचाएंगी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर महिलाएं अब इस लड़ाई को आगे तक पहुंचाएंगी। चल पड़ा है उत्तर भारतीय जिला महापंचायत, और अब उन्होंने जो संकल्प लिया है, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसकी कसौटी पर वो कितने खरे उतर पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी आपका शुभ नाम? रंजलेश तिवारी। थोड़ा सा आपसे एक बात जानना चाहेंगे। अभी हमने मैडम से बात किया, मैडम बोलती है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, सब्र का बांध टूट गया है। कुछ लोग यहाँ पर, आपने जो एक बड़ा सा कटआउट लगाया हुआ है उस पर कई मुद्दों का उल्लेख है उसमें कि दीवा में पुलिस स्टेशन नहीं है, लिहाजा वहाँ पुलिस स्टेशन बनाया जाए। जब कोई FIR दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसे कोई तवज्जो नहीं मिलती है। यहाँ पर जो गुंडागिरी है वो अपने चरम पर है। सरकारी महकमे में बैठे वो अधिकारी वो अब अपनी कर्तव्य को पूरी निष्ठा से उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके खास करके उत्तर भारतीय महापंचायत क्या सोचता है? उत्तर भारतीय महापंचायत यही सोचता है कि आज के डेट में जो भी हो, चाहे गांव वाले हो चाहे भाड़ोत्री हो, सबको एक हिसाब से न्याय मिलनी चाहिए। बाकी जो दीवा में लीगल अनलीगल की व्यवस्था है रूम की, शायद है आने वाले समय में वो लीगल होगा दीवा,
वो टाइम की बात है। बाकी यहाँ पे जो गांव वाले कंस्ट्रक्शन लाइन कोई उत्तर भारतीय भी बिल्डर है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि गांव वाले ही है। अब देखो जो हिसाब से कि केवल दीवा का विकास होना चाहिए, मैं यही चाहूँगा। वैसे खाली जमीन जहाँ दिखाई देती है वहाँ बिल्डरों की कुकुरमुत्तों की तरह बाढ़ आ जाती है। बाय हुक और क्रुक अवैध निर्माण करना है चाहे जैसे, अपनी तिजोरी भरना है चाहे जैसे, फिर गरीबों का चाहे जो भी हाल हो। वैसे कड़ी चिलखती तपती धूप में एक व्यक्ति पसीना बहाता है और अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे इकट्ठा करता है अपने परिवार के गुजर बसर के लिए। लेकिन अगर उन पैसों पर कोई डाका डाल दे तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी वक्त की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास जरूरी है, साथ भी जरूरी है, क्योंकि साथ नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। लेकिन दीवा की बात करें, ठाणे जिला अपने आप में बहुत बड़ा जिला माना जाता है। यदि ऐसे इसी तरह गर्मी की छुट्टियों से पहले आने वाले एग्जाम के दौरान लोगों के आशियानों को यदि तोड़ दिया जाए तो उसका बच्चा कैसे परीक्षा देगा, उसका भविष्य क्या होगा। और खास करके जो मुद्दा है पुलिस को लेकर, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, आप यदि किसी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वहां पर एक फलक सूचना लगा हुआ होता है कि यदि आप ड्यूटी ऑफिसर से संतुष्ट नहीं है तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से मिले। यदि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की कार्यशैली से भी आप संतुष्ट नहीं है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले। यदि एसीपी से भी आप संतुष्ट नहीं है तो डीसीपी है, डीसीपी भी से भी संतुष्ट नहीं है तो एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, कमिश्नर, गृह मंत्रालय, तमाम प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके आप यदि संतुष्ट नहीं हुए तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। चलते चलते हम बताते चले, यहाँ पर जो कटआउट लगा हुआ है उनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, ठाणे जिले में स्थित दीवा, ओमकार नगर, यहाँ 90 मराठी कुटुंब जिनकी जीवन की कमाई से खरीदा हुआ, गाड़ी कमाई से खरीदा हुआ जो घर था वो कर्जे से लिया था इन्होंने, और कुछ पैसे अपने मेहनत से भी इकट्ठे किए थे और उससे एक घर खरीदा था। अब वहाँ पर उन घरों को डेमोलिशन कर दिया गया है। अब उत्तर भारतीय महापंचायत का ये कहना है, उनकी ये मांग है कि लोगों के मकानों को जिस तरीके से तानाशाही का परिचायक बनकर तोड़ा गया है, ऐसे में दोषियों के खिलाफ जांच हो, प्राथमिकी दर्ज की जाए और इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जो रिपोर्ट है अपने आला अधिकारियों तक जमा की जाए। इसके साथ साथ 8 वर्षीय मुलाची हत्या करण्यात आलेली आरोपी अण्णा याला अद्याप अटक करण्यात आली नाही। यानी नालासोपारा का इसमें जिक्र किया गया है कि नालासोपारा के वालिव पुलिस स्टेशन में 8 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई बड़ी निर्ममता के साथ, लेकिन अब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब चल पड़ा है उत्तर भारतीय महापंचायत। देखने वाली बात यह होगी कि अपने द्वारा लिए गए संकल्प में वो कितने कामयाब हो पाते हैं। वैसे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तमाम लोग इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं। हमारी भी ये कोशिश होगी कि आप यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसमें आपको ज़रा भी सच्चाई लगती है तो आप भी इस आंदोलन का एक हिस्सा ज़रूर बने। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या है, आप भी यदि किसी द्वारा सताए हुए हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना है।